Good evening, everyone, and I am happy to welcome all of you. मैं आपको इससे पहले कि डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं, जो मेरे पास हमारे इस पैनल में बड़े अकम्पलिश्ड गेस्ट जो हमारे साथ हैं, उन सब से मैं 2 मिनट लगा के आप सबका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये इन्होंने इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, and they are the most qualified people to talk on the subject that we have selected for this particular discussion. तो सबसे पहले मैं आप सबकी इंट्रोडक्शन धार्मिक ठक्कर साहब से करना चाहूँगा। धार्मिक ठक्कर साहब मेरे साथ पहले भी इस वेबिनार में उन्होंने शामिल रहे हैं और मुझे बहुत ही प्राउड की फीलिंग है कि मुझे आज फिर उनसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। धार्मिक ठक्कर साहब फुल टाइम एल्गो के ट्रेडर्स हैं। इन्होंने IIM बैंगलोर से फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। He is a devout family man and his advice generally to the traders or to the beginner is अपनी पोजीशन को एटलीस्ट इन द बिगिनिंग बिल्कुल लेवरेज ना करें, क्योंकि लेवरेज जब आप करेंगे और अगर आपको बाई चांस मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चली गई तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा टूट जाएगा कि आप मार्केट में फाइट बैक करने के लिए बहुत समय लगा देंगे या शायद आप हमेशा के लिए मार्केट को छोड़ दें। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सटीक एडवाइस रहती है ठक्कर साहब की उन प्लेयर्स के लिए जो मार्केट में आना चाहते हैं और अपना हैंड ट्राई करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ धार्मिक ठक्कर साहब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इनके बारे में और इनके ज्ञान के बारे में जब हम इनसे डिस्कशन करेंगे तो हमें और जानने का मौका मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी मैं धार्मिक ठक्कर साहब से नहीं लेना चाहता। तो आई वुड एज द डिस्कशन प्रोग्रेसेस you would know about how capable Mr. Thakkar is and we'll be very happy to have his view. उसके अलावा राकेश पुजारा साहब हमारे साथ हैं। I can see him on the screen. नमस्ते राकेश जी। 25 साल का एक्सपीरियंस है राकेश जी को मार्केट में। सिबी रजिस्टर्ड है स्मॉल केस में। ये एल्गो प्लेटफॉर्म इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। मल्टी स्ट्रैटेजी प्लेयर हैं। अपने खाली समय में स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। ये क्रिकेट बैडमिंटन खेलते हैं। नेटफ्लिक्स की 1-2 सीरीज को ट्रैक करते हैं और इसके अलावा यूट्यूब के जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उसके लिए जरूर समय निकालते हैं ताकि अपने आप को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उससे अपने आप को अपडेट कर सकें। और बिकॉज इफ यू कहते हैं ना अपने आप को अगर आप री इन्वेंट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में रेलेवेंट रहेंगे। अदरवाइज ये मार्केट आपको रिलेवेंट करने में कुछ दिन ही लगाती है एंड देन यू बिकम हिस्ट्री। सो इट इज अ चैलेंज फॉर एनी ट्रेडर इन द मार्केट टू स्टे अपडेटेड ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स दैट कीप हैपनिंग इन द मार्केट। राकेश पुजारा साहब मुंबई में रहते हैं। हिज द फैमिली मैन एंड 24/7 वो कहते हैं कि वो मार्केट का ध्यान रहता है। तो एट द बैक ऑफ हिज माइंड द मार्केट इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन हिम। सो राकेश पुजारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच सर। उसके अलावा तीसरे मेरे मेहमान हैं मिस्टर अंकुश बजाज। अंकुश बजाज रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे से कनेक्टेड हैं। ये भी फुल टाइम एल्गो ट्रेडर हैं और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी हैं। ये भी योगा में और मेडिटेशन में अपना ध्यान लगा के रहते हैं, क्योंकि जिस किस्म के प्रोफेशन में हम हैं हमें अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक ही इज फाउंड हिज वे ऑफ कीपिंग हिमसेल्फ काम। तो योगा और मेडिटेशन ऑब्वियसली इनकी हेल्प करते हैं इस मामले में। तो अंकुश साहब आपसे हम ये भी कुछ जानना चाहेंगे कि हाउ इज इट हेल्पिंग एज आवर डिस्कशन प्रोग्रेसेस। ये PS5 और फीफा खेलते हैं इसके अलावा, और ही इज ब्लेस्ड विद अ 4-year-old वेरी क्यूट डॉटर दैट ही इज इमेंसली इन लव विद। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है मेरे तीनों गेस्ट की। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको आज के जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। हमें सबको मालूम है कि सेबी ने अभी रिसेंट गाइडलाइंस निकाली हैं फॉर न्यू फ्रेमवर्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। जो सेबी का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इससे स्पेकुलेशन को कर्व करने में हेल्प मिलेगी, पर्टिकुलरली ऑन द एक्सपायरी डे। शायद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी को बढ़ाने में इस पर्टिकुलर मूव से हेल्प मिलेगी। और सेबी के हिसाब से वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग को एनकरेज करना चाहते हैं बाय इंक्रीजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड लिमिटिंग रिटेल रिस्क
फॉर लिमिटिंग रिस्क फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये जो बातें हैं इसमें 5 या 6 पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन मैं अपने मेहमानों से डिस्कस करूंगा और उनसे उनका ओपिनियन लूंगा कि इस पर्टिकुलर फीचर को लेके उनका क्या ओपिनियन है और कैसे उनको लगता है कि ये मार्केट का हेल्प करने वाला है, या इन्वर्टेड कोमा में इनिशियली कोई भी जब नई रेगुलेशन आती है उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे एक्सपर्ट्स की हमको राय मिलेगी उस पूरी चीज को समझने के लिए। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वी विल ट्राई एंड मेक श्योर दैट हम अपने मेहमानों से वो सब निकाल पाए बातचीत के दौरान, जिससे हम सब इन्वेस्टर्स की, हम सब लोगों की जो बाहर से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं उनकी मदद हो सके। तो ये मेरा एक छोटा सा आप सबसे निवेदन है कि पहले आधे घंटे या 40 मिनट तक हम अपने मेहमानों से इनके ओपिनियन सुनेंगे और जो भी आपके मन में सवाल आए वो सवाल आप साइड में नोट करते रहें। मेरा ये पूरा मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन majority of your questions will be answered by our experts, but still if you are left with certain more questions, we will have 15 to 20 minutes toward the end of this webinar where we will ask each one of you to shoot your questions at our guests, and our guests will be happy to answer each of your questions. तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा राकेश पुजारा साहब से कि वो हमें सबसे पहला पॉइंट जो मेजर आया वो ये आया है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम February 1, 2025। ये जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहे हैं बायर से, इसको लेके आपका ओपिनियन क्या है? एंड देन वी विल ऑब्वियसली गो टू द सेकंड गेस्ट एंड थर्ड गेस्ट, and the discussion will go on like that. Thank you very much, sir. Over to you, Rakesh ji. फायर से कलेक्ट करने की बात है। एक्चुअली स्पीकिंग, लार्ज मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स ऑलरेडी ऐसे ही ऑपरेट करता है। दे हैव सफिशिएंट कैश इन द लेजर, तभी वो ऑप्शन प्रीमियम लेता है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो ब्रोकर के एंड पे ज्यादा है। अभी जो प्रोविजन ये है कि अगर आप ऑप्शन एज अ ब्रोकर ऑप्शन प्रीमियम लेते हैं तो आपका मार्जिन से वो डिडक्शन होता है, ना कि आपको कैश रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली। लेकिन अभी वो कैश रिक्वायरमेंट हो जाएगी और जो भी है वो आपका जो कैश बैलेंस होगा तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो इससे मुझे नहीं लगता है रिटेलर को कोई फर्क पड़ता है ब्रोकर लेवल पे। तो ये जो भी चेंजेस प्रपोज किए हैं ना, वो बेसिकली लिवरेज कम करने के लिए किए हैं। तो अगर आपको अपफ्रंट कैश रखने को बोला जाएगा, इसका मतलब कि आपका मार्जिन अवेलेबल कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। कोलेटरल वगैरह से नहीं चलेगा, बैंक गारंटी से नहीं चलेगा। सो ये पूरा जो एफर्ट है वो सिस्टम में लिवरेज कम करने का है। एंड 2 या 3 दिन पहले ही रेगुलेटर के कोई फुल टाइम मेंबर ने बोला है कि वी आर वेयरिंग द क्राउन ऑफ largest derivative market in the world. That is the crown we don't want to wear. So basically, see, regulator का यही है कि they want to reduce the leverage and largest derivative market in the world title बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अभी comparatively हमारा जो baseline economy है वो इतना बड़ा नहीं है compared to the world. So अगर आपका इकोनॉमी भी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और आपका डेरिवेटिव मार्केट भी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है तो वहां तक ठीक है, लेकिन आप अभी थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट पे है और काफी दूर है फ्रॉम द लार्जेस्ट। और डेरिवेटिव मार्केट में इतना वॉल्यूम, इतना लिवरेज कहीं ना कहीं सिस्टम को भी रिस्क पैदा कर सकता है। इसके कारण ये सब आ रहे हैं। तो जो ऑप्शन प्रीमियम का जो मैंने बताया वो फर्क पड़ता है ब्रोकर को, मतलब ये मुझे नहीं लगता है रिटेलर को कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि रिटेलर ऑलरेडी ऐसे ही ऑपरेट करता है। धार्मिक साहब, अगर आपका व्यू जानने को मिले ऑन द सेम थिंग, तो दैट विल हेल्प अस डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन बेटर। मेरे हिसाब से भी है ना, मतलब आई एग्री सर कि अगर रिटेल के कुछ स्कीम है वो कोलेटरल लेवल पे फर्क पड़ा है जिससे ब्रोकर को फर्क पड़ेगा। हम लोग तो अभी भी कुछ भी ऑप्शन बाइंग करना होता है तो अकाउंट में जितना कैश होता है, जितना फंड होता है उतना ही वो ऑप्शन बाइंग करने देता है, और अभी भी वो सेम रहने वाला है। तो रिटेल को उससे ज्यादा फर्क, रिटेल को फर्क पड़ेगा दूसरी चीजों से, जो इंडाइसिस एक्सपायरी और वो सब से। हम उन सब सवालों पे भी आएंगे सब्सिक्वेंटली, बिकॉज जैसे जैसे ये 6 या 7 सेलिएंट फीचर है इसके, वो सब जैसे जैसे हमारे को आएंगे तो आई एम श्योर हम सारा का सारा 360 डिग्री कवर कर सकेंगे उस चीज को लेके।
अंकुश साहब, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है इसको लेके? सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। इसमें है ना सर, आर्बिट्राज वालों को फ़र्क पड़ेगा। उनका जो है ना, एक तो रिटर्न कम होता है, उनका मार्जिन इससे बढ़ जाएगा। बट आर्बिट्राज के अलावा तो किसी को भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ऑन क्वेश्चन ये है धार्मिक भाई कि आर्बिट्राजर्स एक सब्सटेंशियल पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द मार्केट। अगर उनकी रिटर्न्स में अगर इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होएगा, या शायद वो जितना खुल के पहले आते थे मार्केट में, they may find it little difficult to kind of come to the market that aggressively that they were used to. So, do you think that is going to impact overall health of the market? सर, उससे जो मार्जिन का जो चेंज आया है ना, उससे 20% उनका मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर हम उल्टा करके देखें उसको, तो उनका जो आरओआई है वो 24-30 कम हो जाएगा। बट आर्बिट्राज वही लोग कर रहे हैं जो बहुत सीनियर है, जो 10-15 सालों से आर्बिट्राज में काम करे जा रहा है, और वो उतना जल्दी उतना स्विच नहीं करेंगे कोई और फील्ड में या कुछ और काम करने में। तो हो सकता है कि उनका आरओआई थोड़ा कम हो, तो इंटरेस्ट कम बना रहे, बट वो धंधा करते रहेंगे। Ankush Bajaj sahab, would you want to add something to what already has been shared by Mr. Rakesh and Mr. Dharmik? सो ऑलमोस्ट सेम सर, क्योंकि जो चीज अगर रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेल तो पैसा रख के ही ऑप्शन बाई करता है कभी भी। रिटेल कभी मार्जिन और इस पे तो नहीं कर रहा है, तो ज्यादा इम्पैक्ट ऑप्शन बाइंग का तो मुझे नहीं लगता कि मार्जिन इंक्रीज होने से, अपफ्रंट मार्जिन लेने से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। धार्मिक भाई ने जैसे बताया, ट्रेजर्स को हो सकता है कि थोड़ा सा आरओआई उनका थोड़ा सा रिड्यूस हो, बट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, मुझे इस तरीके से लगता है। Okay, I think we've got a fair understanding of what upfront collection of option premium from buyers is going to have on the market. मैं अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। ये भी 1 फरवरी 2025 से 30 होने वाला है। तो धार्मिक भाई, आपको क्या लगता है कैलेंडर स्प्रेड का जब रिमूवल होएगा तो एक्सपायरी डे वाले दिन, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप सोचते हैं? Sir, not a right person to answer this. Maybe Rakesh sir could guide on this. Rakesh ji, over to you. This question is transferred to you by Dharmik साहब। हम लोग का जो फील्ड होता है ना, हम उससे बाहर जाके देखते ही नहीं है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है काइंड ऑफ। तो मैं कैलेंडर उतना किया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब जो रियल लाइफ़ में कर रहे हैं, शायद वही राइट पर्सन हो कि वो उसके आंसर कर पाए। I think Rakesh ji has some unstable connection. Maybe he is trying to get back the connection. In the meantime, Ankush भाई, अगर आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल सकें तो। तो सर कैलेंडर में सिंपल सा, धार्मिक भाई जैसा ही है, हम लोग भी नॉन डायरेक्शनल प्लेयर है, ऑप्शन सेलर्स हैं, तो ज्यादा हम लोग कैलेंडर तो करते नहीं। बट ओवरऑल जितना मेरे को समझ में आया, एज पर माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग, कि कैलेंडर में जो एक मार्जिन बेनिफिट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं वैनिश आउट होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो और मेरे को लगता है कि बहुत ही कम प्लेयर होंगे जो बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड, और मतलब मैं ओवरऑल इंडिया में 1 या 2 प्लेयर से ही मिला हूँ जो खासकर कैलेंडर्स करते हैं, तो उसमें ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इस चीज का, या इस रूल्स को चेंज होने में। जैसे बहुत बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एट इंस्टीट्यूशनल लेवल ये काम करते हैं। मैं ये जरूर जानता हूँ कि भाई रिटेल लेवल पे शायद ये उतना ज्यादा पॉपुलर ना हो या उतना लोग ना करते हो, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेरी आई वुड से पॉपुलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन द इन द इन द सर्कल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यू थिंक दैट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एज वी मूव फॉरवर्ड? या डेफिनेटली। सो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है या मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो आरओआई कहीं पे रिड्यूस होगा, और बहुत फिर उसके हिसाब से फिर अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है हम लोग को कैलेंडर में। स्प्रेड का आपको एक जो हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं, वो मेरे को लगता है कि भाई आपका स्प्रेड में जो बायर एंड सेलर्स का जो डिफरेंस है वो अगर आपका हाई हो गया जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी कम हुई, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कॉस्ट आपका हाई आने वाला है ट्रेड जब आप करने वाले हैं, क्योंकि आपको मेन एज अ ट्रेडर लिक्विडिटी चाहिए। और ओवरऑल अगर लिक्विडिटी ही रिड्यूस होगी ये सारी चीजों से, तो कहीं ना कहीं आपको आरओआई पे तो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। पॉइंट नंबर 3, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। ये काफी, मैं जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये काफी look, we still do it, but still SEBI has found it. I think Rakesh Pujara साहब is back, so maybe I can go back to the question because अभी मैंने नया क्वेश्चन शुरू नहीं किया है। उन्होंने कनेक्शन राकेश जी, जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो जो एक दूसरा फीचर है सेबी की सर्कुलर का,
उसमें रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे, ये जो है इस पे आपका कोई ओपिनियन है कि इसमें क्या रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर फर्क पड़ने वाला है इस पर्टिकुलर फ्यूचर रिमूवल से? मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को टारगेट किया गया है जो कैलेंडर स्प्रेड करते हैं जी हाँ एक्सपायरी जी के दिन, तो उससे भी आर्बिट्राजर को फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है पूरा एफर्ट ये है कि ओवरऑल वॉल्यूम कम किया जाए मार्केट में। अदरवाइज देखो इसमें कोई ज्यादा आदमी का आप कैलेंडर कर रहे हो तो रिस्क तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेज हो। तो आइडिया मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई रिस्क का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू उनको टर्नओवर ही कम करना है। सी अगर उनका ऑब्जेक्टिव टर्नओवर कम करना है या तो लिवरेज कम करना है, तो सारे जो भी एफर्ट लिए गए वही डायरेक्शन में लिए गए। लेकिन अभी आर्बिट्राज जैसी स्ट्रेटजी को टारगेट करना मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर जो कैलेंडर स्प्रेड करते हैं एक्सपायरी के दिन, उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है या तो क्योंकि उसमें इतना रिटर्न होता नहीं है, तो शायद हो सकता है काफी स्ट्रेटेजी बंद भी हो जाए। मतलब उतने इतना यील्ड नहीं आता है। अगर मार्जिन बढ़ जाएगा तो शायद उनका आरओआई बैठेगा नहीं, और शायद लोग ये स्ट्रेटजी करना टेम्पररी तो सब लोग बंद करेंगे। फिर वापस अगर लिक्विडिटी आया और स्प्रेड बढ़े ऐसा कुछ हुआ तो शायद करें। लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को टारगेट किया गया वो एक्चुअली मेरे कॉम्प्रिहेंस से दूर है कि भाई ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, ये तो सेबी का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी रहा है कि वो मार्केट में थोड़ी सी पार्टिसिपेशन को कम करना चाहते हैं, बिकॉज जो हमने उनके डिस्कशन पेपर्स भी देखे थे जब वो वेबसाइट पे जब उन्होंने अपने वहां पे हमारे कमेंट्स के लिए छोड़ा था, तो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड कि व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड मेकिंग दिस मूवीज, that they want to make sure that the speculation is somewhat contained. They don't want to kind of do away with it altogether, but कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि भाई कुछ एक ऐसी तबका या ऐसी जो सेगमेंट है मार्केट की जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को नहीं समझती हैं, वो भी बिकॉज ऑफ लो एंट्री बैरियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में दे एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी विदाउट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर गेटिंग इनटू. I think that is the stated objective for with which SEBI has gone ahead and brought about these change in the framework. Anyways, let me move to the next question, which is like intraday monitoring of position limits. तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स ये भी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 है। इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है धार्मिक साहब? अभी जो लिमिट्स है ये बेसिकली है क्या, जो ओआई का लिमिट है, ओपन इंटरेस्ट होता है, मतलब कि हम जो पोजीशंस ओपन करते हैं कोई एक ब्रोकर के यहाँ पे, ऐसा ना हो कि 50% पोजीशन एक ही ब्रोकर के यहाँ पे खड़ी है, फिर कुछ ग्लिच आ गया, कुछ भी हुआ, या फिर वो एक ही ब्रोकर है जहाँ से सब कुछ ही मैनिपुलेट हो रहा है। इसलिए ये चीज़ आई है। इस पहले ऐसा था कि अपनी जो पोजीशंस, अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सब जीरो टीटी में आ गए, जो इंडेक्स का एक्सपायरी है उसी इंडेक्स में हर कोई पोजीशंस लेना चाह रहा है। तो पहले ये पोजीशंस जो लिमिटेशंस थी उसकी कि 5% 15% ऐसे स्लैब्स थे, वो जो स्लैब लिमिट थी कि इतने से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो कुछ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल तो नहीं बोल सकते, बट कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनके यहाँ पे हम कुछ बाइंग करने जाते हैं कुछ, तो उसमें हो नहीं रहा था। काफ़ी लोगों का वो एरर दिखा देता है कि ये स्ट्राइक प्राइस ट्रेडेबल नहीं है। तो ये पहले सिर्फ ओवरनाइट में पोजीशंस ट्रैक होती थी, वो अभी इंट्राडे के अंदर भी ट्रैक होना चालू होगी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक ही ब्रोकर है जहाँ पे सब पोजीशन लेके बैठ गए और उसका कुछ डाउन हो गया या कुछ भी, अगर डाउन नहीं भी गया तो इन अ वे वो एक बड़ा है ना कि उसके यहाँ से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये रोकने के लिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में रहे सारे जो ट्रेड्स है वो, इसलिए इंट्राडे के अंदर भी स्नैपशॉट डेटा में चेक करेंगे कि एक ही ब्रोकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बन गई है कोई भी स्ट्राइक प्राइस की। तो वो बहुत अच्छी बात है। अंकुश बजाज साहब, आपका सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे लगा यू आर आपने अपना बात रख ली है। मैं जरा अंकुश बजाज साहब को ओपिनियन इसके बात को लेके कि उनको क्या लगता है कि ये किस तरह से मार्केट में जो मैं सेबी का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में ये कैसे हेल्प करेगा, और उसकी मार्केट में जैसे आज की मार्केट में या जैसे एज वी अप्रोच द डी डे व्हिच इज लाइक February 1, 2025, how probably market is going to have market is going to kind of react to this particular point as we move forward. मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी अंकुश भाई, आपसे। ओके, ग्रेट।
सो सर बेसिकली अभी भी मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो अपनी इंट्राडे जो पोजीशंस है उसको तो ट्रैक कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरे को लग रहा है कुछ लास्ट 1-2 ईयर से तो प्रॉपर जितने ब्रोकर्स है वो पोजीशंस ओपन ओआई बेस्ड और जो भी पोजीशंस है उसका स्नैपशॉट तो सबमिट करना है। गैस 2 या 3 बार उनको तो सबमिट करना ही है। बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी उसमें हो सकता है लैकिंग हो, इसलिए ये लेके आ रहे हैं कि भाई ओवरऑल एक पर्टिकुलर ब्रोकर पेपर कुछ टाइम पे हम लोग ने देखा, जैसे धार्मिक भाई ने भी बताया कि कुछ जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उन लोग आउट द मनी के खासकर ऑप्शंस में ओआई जब एग्जॉस्ट हो जाता है उनकी जो लिमिट हो जाती है उसमें पोजीशंस नहीं क्रिएट करने के लिए देते। तो जो सेबी का सिंपल सा कि ये रूल है कि भाई 1.8 लाख करोड़ रुपीस जो रिटेलर्स के लॉस हुए उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करके उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर इन केस कोई ग्लिचेस आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कुछ ब्रोकर्स में और अच्छे ब्रोकर्स में और खासकर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें इंट्राडे ग्लिच आया और बहुत लोगों ने पैसा लॉस किया उस टाइम उस दिन पे, राइट। तो वो मेरे को लगता है कि एक ब्रोकर्स पे फोकस ना होके कुछ अलग अलग 4-5 ब्रोकर्स पे उनका फोकस है कि भाई हाँ सब पे ही काम हो, और ताकि एक पोजीशंस भी एक बैलेंस्ड रहे और एक सिंगल ब्रोकर के ग्लिच होने से ज्यादा लॉसेस ना हो। उसके कारण भी ये हो सकता है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट का प्रपोज किया है सेबी ने। राकेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो बेसिकली मुझे हैरानी ये हो रही है कि अब तक मॉनिटर क्यों नहीं हो रहा था। अगर 500 अगर कोई पर्टिकुलर 500 करोड़ की लिमिट है तो वो आपको इंट्राडे भी ऐसे भी ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। तो आई थिंक रेगुलेटर इज लिटिल लेट इन इम्प्लीमेंटिंग दिस, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रोकर वाइज पोजीशन दी जाती है वो रिस्क कम करने के लिए दी जाती है कि कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशन नहीं हो जाए, कोई पर्टिकुलर ब्रोकर का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं हो जाए मार्केट में। तो अभी तक मुझे लग रहा है ये विंडो ब्रोकर द्वारा यूज किया जा रहा था अच्छी तरह से, और ये विंडो को बंद किया है, और उससे उससे कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक रिस्क तो कम हुआ ही है। सो या अभी मेरा अच्छा। वॉइस बराबर आ रहा है तो हाँ जी, परफेक्टली माइक ऑल राइट। कनेक्ट अब तो नहीं आपका किया आवाज था, बहुत अच्छा आ रहा है सर। सो आई कनेक्टेड एक्सटर्नल माइक राइट अवे, सो दैट्स व्हाई। तो मुझे लग रहा है कि ये तो पहले से ही करना चाहिए था, अभी देर आए दुरुस्त आए, और अभी से किया है तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया ये तो मेरे हिसाब से कि अच्छा, अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे पैनलिस्ट से, वो सब वो है जो नवंबर 20 से इफेक्टिव हो रहे हैं, व्हिच मींस दैट इन लेस देन अ मंथ फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू हैव certain things which are going to be in place. नंबर 4 पे है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स effective from November 20, 2024. Now, this is something that we may have already started to feel about it, or we will be feeling about it in a very near future. तो धार्मिक साहब, let me start this with you. आपको क्या लगता है जो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज है फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या दिखता है? I would want that you should spend few seconds on each of the category that I've addressed with you. सर मुझे नहीं लगता इसका कुछ भी इफेक्ट आएगा, इनफैक्ट होना ही चाहिए था, कब से पेंडिंग था। आप देखोगे तो ये जो 2000 आई गेस 10 साल हो गए कि ये जो 8 लाख का एक लॉट जो, सो बेसिकली होता क्या है, नोशनल वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कि उतनी नोशनल वैल्यू का जो भी वैल्यू बनेगा उससे लॉट साइज डिसाइड होगी कि इतने की क्वांटिटी होगी। इसलिए सब में हम देखेंगे कि सारे इंडेक्स में और स्टॉक्स में अलग अलग उसका लॉट साइज है। तो नोशनल वैल्यू जो है वो 6 से 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के बीच में जो सारे अलग अलग स्लैब्स हैं, ये 10 साल पुरानी है। अब आप 10 साल पहले देखोगे ना तो 8-10 लाख की वैल्यू अभी है उससे बहुत ज़्यादा थी। और इन्फ्लेशन बढ़ता गिन लो या लोगों के इनकम बढ़ते हुए देख लो या कुछ भी गिन लो, तो अभी सबके पास ज़्यादा पैसे हैं समहाउ, और खर्चा भी सबका बढ़ गया है। तो नोशनल वैल्यू और फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा है कि जो मे बी हेजिंग पर्पस के लिए या कुछ अलग पर्पस के लिए बने हैं या बड़े प्लेयर्स के लिए बने थे। तो इसमें नोशनल वैल्यू 8 लाख होने से क्या होता है कि छोटे प्लेयर घुस तो जाएँगे, बट होना नहीं चाहिए, आइडियली कुछ तो बड़ा साइज़ होना चाहिए कि और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं अभी बड़ा हो रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट डबल ही हो रहा है। तो उतना 15 लाख रुपए इट्स नो बिग डील, और 15 लाख रुपए तो आपका नोशनल वैल्यू है, उसमें आपको 15 लाख रुपए रखने भी नहीं है। आपको ट्रेड करना है, और अभी आप देखोगे ना तो बहुत कम लोग हैं जो एक-एक लॉट में ट्रेड करते हैं। सब 2, 5, 10 लॉट में तो हर कोई ट्रेड करता है। अगर आप हम बोलते हैं ना कि ऑटो वाला भी ट्रेड करने लगा है, वो भी 1 लॉट में नहीं करता, ₹20 तो ब्रोकरेज देता है बंदा, तो वैसे भी वो 5-10 लॉट में तो कम से कम कोई भी ट्रेड करता ही है। तो नोशनल वैल्यू से उनको क्वांटिटी कम डालनी होगी लॉट, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे तो सबके पास उतने तो है।
कि उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल वालों को थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि उनको जो छोटे एक-एक लॉट से काम करते थे, उनको शॉर्ट करते थे या ऑप्शन शॉर्ट, मतलब फ्यूचर में कुछ ट्रेडिंग करते थे या ऑप्शन शॉर्ट करते थे, उनको हो सकता है कि थोड़ा फंड उससे ज़्यादा रखना पड़े। बट आई गेस दैट इज़ फेयर, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर एफ-एंड-ओ कर रहे हो, जब आप रिस्की काम कर रहे हो तो तभी आप छोटे पैसों का वो काम करो, नहीं तो अगर और बाहर तो कहीं से भी पैसा ले आए। राकेश जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। जैसे दिनेश भाई ने जैसे धार्मिक भाई ने कहा कि भाई अगर इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट कर ले, लोगों के इनकम लेवल को भी कैलकुलेट कर ले, तो ये कोई इतना बड़ा मूव नहीं है। तो एक तरह से मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि हर हर जैसे कोई भी हम चीज को चेंज हमेशा से कुछ ना कुछ अपने साथ कुछ एक डिसरप्शन ही लेके आता है। तो डू यू हैव रीजंस टू बिलीव कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ना शॉर्ट टर्म में ना मीडियम टर्म में? नहीं, ये जो है पहला कदम है। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइज 30 लाख होने वाला है, तो फर्क तो पड़ेगा। मतलब आइडिया यही है कि जो 10-20 हजार 50 हजार रुपया लेके जो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं, उनको थोड़ा डिस्करेज करना है। मैं करीबन लास्ट 2 साल में 30 या 35 सिटी घुमा हूँ। और जहाँ जब भी मैंने पूछा कि भाई ऑप्शन बायर कौन है, सेलर कौन है, तो बायर वालों से मैंने पूछा भाई आप बाय क्यों करते हो, तो उनका एक ही रीजन रहा कि हमारे पास कैपिटल कम है। तो कैपिटल कम होने के कारण ऑप्शन बाइंग काफी हो रहा था और काफी लोग लॉस कर रहे थे। तो सेबी वांट्स टू डिस्करेज दिस स्मॉलर पीपल टू एंटर द मार्केट, क्योंकि उनको एक तो समझ नहीं है, इक्विटी का ही समझ नहीं है। तो फ्यूचर का तो समझ भूल जाओ और ऑप्शन का तो दूरी बात है। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज 10 रुपए का 100 रुपया हो रहा है, 100 रुपए का 50 रुपया हो रहा है, 50 रुपए का 0 हो रहा है। तो एक गैम्बलिंग टाइप मेंटालिटी वाले लोग काफी इसमें डेबल करने लगे थे। और जो ऑप्शन जो बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है हेजिंग के लिए या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिसयूज भी होने लगा था। और उसके कारण भी सेबी थोड़ा, उनके पास डेटा काफी है कि किसने कितना पैसा खोया, कैसे खोया। और मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जो जिसके पास बहुत कम कैपिटल था, 10 हजार 20 हजार 50 हजार, सारे ऑप्शन बायर पैसा काफी जला चुके थे और कंटिन्यूसली जला ही रहे थे। तो थोड़ा डेटरेंट खड़ा करना जरूरी है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि 15 लाख किया है, आगे जाके मुझे लगता है 30 लाख भी करेंगे। और उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पे आएगा। देखो, ये जो भी इम्पैक्ट है, जो भी मेजर्स है, सबका इम्पैक्ट वॉल्यूम पे आएगा। बिड एंड आस्क में भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पूरा सिस्टम को, क्योंकि देखो यूनिवर्स पूरा लिंक्ड है। बटरफ्लाई इफेक्ट हर जगह है। अगर एक बटरफ्लाई पंख फड़फड़ाता है तो पूरा यूनिवर्स में कहीं ना कुछ इम्पैक्ट आता ही है। तो कुछ भी रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरा इकोसिस्टम पे तो आना ही चाहिए, और आएगा ही मुझे लगता है। तो कहीं कहीं वॉल्यूम इम्पैक्ट होंगे। और इनिशियली सब लोग खाली वेट एंड वॉच करेंगे, ज्यादा कुछ जो बड़ा काम करते हैं वो लोग भी लिक्विडिटी भी देखेंगे, बिड एंड आस्क स्प्रेड भी देखेंगे, भाई कितना काम काम, क्योंकि अदरवाइज आपका स्प्रेड भी बढ़ जाएगा, बिड एंड आस्क बढ़ जाएगा, स्लिपेज बढ़ जाएगा, तो पूरा स्ट्रैटेजी पूरा आपका आगे पीछे हो सकता है। आपका जिंक के आवाज नहीं आ लिए मैं रहा। ये यूज होता है, बट आप अगर सोचोगे ना तो अभी ऑप्शन बाइंग में अगर बायर की बात करें तो आपने बोला कि 15-20 हजार वाले बहुत लोग हैं। अब अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं, बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, 15 का लॉट साइज है उसका, 200 रुपये का ऑप्शन गिनो तो उसमें 3000 रुपये चाहिए। और ऑप्शन बाइंग पहली बात तो बंदा वही करता है जिसको पता है कि ये पैसे मेरे हीरो ज़ीरो करने हैं। तो वो 3000 गाने देने के लिए भी कसिनो टिकट के जैसे खरीद रहा है कि हाँ, आए तो ठीक है 3 के 30 करूँगा, नहीं आए तो 3000 चले जाएँगे, वापस 3000 डालूँगा। बायर की एक मेंटालिटी हमेशा होती है कि पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास दूसरे पैसे होने चाहिए वापस डालने के लिए, तभी वो बाइंग करता है। अब क्या होगा कि वो उसको, अब ये भी हो सकता है कि वो सोच समझ के बाइंग करे, पहले उसको 300 रुपए का ऑप्शन खरीदेगा, 15 की लॉट साइज़ है तो 4500 का इन्वेस्टमेंट होगा या ट्रेडिंग कैपिटल लगेगी। अब वो सोचेगा कि अब 10,000 का है तो ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है कि यार 10,000 मेरे को नहीं गँवाना, 3,000 तो ठीक है, कि 2,000 तो ठीक है, कि 4,000 तो ठीक है, 10,000 नहीं गँवाना। और सेलिंग बाइंग ऐसा है ना, शुक्र शुक्र है कि बायर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम सेलर करेंगे क्या, ₹0 बेचने में बायर ही नहीं होगा अगर, तो हम कहाँ जाके क्या बेचेंगे? और सेकंड थिंग आपने बोला कि हेजिंग टूल है, हेजिंग वालों के पास तो ऑलरेडी सर अभी भी 10 लाख का मार्जिन स्टॉक लेके बैठा है तभी वो हेज कर सकता है, उसके अलावा तो हेज नहीं कर सकता। तो जिसके पास, और सारे लोग हेज भी नहीं करते हैं। बहुत कम कम्युनिटी ऐसी है, मेबी मुझे लगता है कि 2% 3% लोग ऐसे होंगे। मतलब हेज फंड्स को छोड़ दो या बड़े इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, तो छोटे लेवल पे वैसे भी कोई हेज नहीं करता, उनको चाहिए कि पूरे पैसे मुझे मिले। तो
वो ठीक है, 8,000 वो एक स्टॉक में ज्यादा पैसा डालेगा। ये भी हो सकता है कि वो दूसरी जगह से पैसा उठा के मार्केट में डाल दे कि मुझे हेज, वो है ना, कि मुझे हेज करके ही चलना है, वो दूसरी जगह से पैसा उठा के मार्केट में डाल देगा कि मैं क्वांटिटी मैच करने के लिए इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो इट इज बोथ द वेज मे बी। अंकुश भाई, मैं आपका व्यू जरूर लेना हाँ जी। चाहूंगा, बिकॉज आप रायपुर से आते हैं और रायपुर इज नॉट मुंबई। मेरे दोनों दूसरे पैनलिस्ट मुंबई के हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्रिटिकल होगा फ्रॉम द रिटेल स्टैंड पॉइंट, बिकॉज आप उन लोगों की मानसिकता को शायद हमसे ज्यादा समझते हैं, बिकॉज आप उनके बीच में ही उठते बैठते हैं एंड यू अंडरस्टैंड वेयर दीज पीपल आर कमिंग फ्रॉम। हाँ, तो डेफिनेटली एक तो ये इम्पैक्ट है कि लोगों को ये समझ में आ गया, जो ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे थे अभी तक इतने टाइम तक और जो पैसा लॉस कर रहे थे, उसके बाद सेबी का एक क्लियर जो मैसेज आया, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्करेजमेंट तो हुआ है। और बहुत लोग ये सुन के ही ट्रेडिंग बंद कर देने वाले हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, और वो क्या होता है, एक इम्पैक्ट आता है। सेकेंड चीज, एज फार लॉट साइज का अगर हम लोग अभी चेक करेंगे ना, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी भी देखे तो कुछ टाइम पहले 50 का लॉट साइज था, वो अभी 75 हुआ। और बैंक निफ्टी बात करें तो वो 30 ही हुआ है, 15 का 30 हुआ है। तो ओवरऑल नॉशनल वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जो एक रिटेल मेंटेलिटी थी वो उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। लोगों को बाय डिफॉल्ट ये लगने लगता है कि नहीं यार, अब एक्चुअल में रियलाइज होने लग गया है कि हाँ भाई, बिना समझे बिना सोचे सिंपल सा हीरो जीरो अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या नॉर्मल गैम्बलिंग के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे लोग तो डेफिनेटली ये सारे इनिशिएटिव से इवन लॉट साइज चेंज होने से कम होने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग को मैं जानता हूं जो लोग 10,000 5,000 20,000 रुपए लेके ट्रेड करते थे, और वो पता नहीं कितने 10-20,000 50,000 रुपए उन लोगों ने मार्केट में डाल के जीरो कर दिए अभी तक। तो इससे कहीं ना कहीं जो सेबी का जो एक मोटो है कि हाँ भाई, रिटेलर्स को थोड़ा सा डेरिवेटिव से आउट रखना है, तो ये तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल अगर मार्केट पे इम्पैक्ट की बात करूं, तो मार्केट में फिर कौन बच जाएगा? फिर स्मार्ट प्लेयर ही बच जाएंगे मैक्सिमम। जो सेबी भी बोल रही है कि भैया एफआईज है और जो एफपीआईज है या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं या प्रॉप फंड्स हैं, उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया है, राइट? तो उनके बीच में फिर जो रिटेल कॉम्पिटिशन ज्यादा हो पार्टिसिपेशन कम है, जाएगा। कंपटीशन ज्यादा होगा, और आरओआई मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबका इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा अंकुश भाई, आप बने रहिए, अगला सवाल मैं सीधा आपसे शुरू करूंगा। जो हाँ जी। नेक्स्ट है वो ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ये भी नवंबर 20 से शुरू हो रहा है। तो रैशनलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस पे भी हम अगर थोड़ा सा आपसे जानकारी ले पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं मैक्सिमम ट्रेडर्स से मिला हूं ना सर, तो सबका 50-60% जो एलोकेशन है, खासकर सेलर्स का, वो है आपका बैंक निफ्टी पे, वीकली पे। और 0 DT हो गया, 1 DT पे मैक्सिमम पैसा लोगों का बैंक निफ्टी पे ही लगा हुआ है अभी तक। सो कहीं ना कहीं ये मेजर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अब आपके पास बच गया निफ्टी, ठीक है? तो निफ्टी में अब आपका एक मेरे को जितना समझ में आता है, निफ्टी एक कैपिटल मार्केट है और बैंक निफ्टी इज अ मनी मार्केट, राइट? सो जो वॉलेटिलिटी, जो मूवमेंट हम लोग को बैंक निफ्टी में, या जो क्रीम बोलना चाहिए जो बैंक निफ्टी में मिल रहा था, वो क्रीम कहीं ना कहीं कम होगा। और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो सबको करने वाला है ये। एक बहुत बड़ा, एक बोलना चाहिए सेटबैक है सबके लिए, हमारे लिए और सबके लिए, कि वीकली राकेश जी, पे। कुछ आप ऐड करना हाँ जी। चाहेंगे अंकुश की बात में? हाँ, तो जो Feel लार्ज it as a मेजोरिटी, setback. of course it's a setback for large majority of the traders who love bank nifty. Okay, so everybody is in love with bank nifty and people were hoping कि शायद बैंक निफ्टी को रिटेन किया जाएगा, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था कि हेडलाइन इंडेक्सेस को ही रिटेन करना है। तो ये जो रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली एक्सपायरी है ना, उसका वॉल्यूम पे बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। मतलब एनएससी एक्सचेंज लेवल पे भी काफी इम्पैक्ट आएगा, और काफी कुछ वॉल्यूम सेंसेक्स की तरफ भी जाएगा इसके कारण। ऑलरेडी सेंसेक्स में वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं और काफी कुछ वॉल्यूम वहां जा रहा है। तो दो मेजर इंडाइसिस रह जाएंगे, सेंसेक्स और निफ्टी, एंड आपको उसके साथ जीना पड़ेगा। मतलब अगेन नाउ यू कांट ड्रीम ऑफ हैविंग एक्सपायरी एवरी वीक, एंड अगेन दिस मेजर इज इन लाइन विथ व्हाट दे आर इंटेंडिंग टू डू, to reduce volume, reduce overall exposure in the market, reduce leverage in the market, ताकि सिस्टम भी सेफ रहे, लोग भी सेफ रहे। और ये 0 days to एक्सपायरी में भी काफी लोग प्रोफेशनल तो पैसा बना ही रहे थे, लेकिन काफी जो नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो अमेच्योर्स बोल सकते हैं उसको,
उनका काफी पैसा जा रहा था मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उनका सेविंग भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, और उसके कारण भी ये किया गया है। तो ओवरऑल वही डायरेक्शन सेम ही है, वॉल्यूम कम करे, लिवरेज कम करे। मुझे मुझे तो हेड्स अप ये है कि अब और भी कुछ मेजर्स आने वाले हैं जिससे और भी वॉल्यूम या तो लिवरेज कम हो गई, तो उसे भी वही डायरेक्शन में जा रहा है। नवंबर 20 के बाद शायद वो लोग भी इवेल्यूट करेंगे कि भाई इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आया, और क्या हमें ये डिजायर करना चाहिए था कि इतना वॉल्यूम कम करें, वो बाद में ही मालूम पड़ेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। अभी तो दिख रहा है कि वॉल्यूम कम होंगे, लेकिन इतना वॉल्यूम कम करना जरूरी है क्या अपने लिए, वो तभी बाद में ही पता चलेगा। धार्मिक भाई, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द आउटलायर्स ऑल द टाइम। आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर मूव से आर यू गोइंग टू सी दैट मे बी इन अ पर्टिकुलर ऑप्शन the volume is going to go up multiple folds, but then the other options are going to be the increase in the cost of other things being getting sacrificed big time. ओवरऑल क्या दिखता है आपको, कैसे होगा ये? जरा आपका व्यू जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर अगर ऐसे देखने जाओ ना तो 2 साल हुए हैं अभी जीरो डीटी आए हुए, मोटा मोटा 2 साल हुए हैं। तो वॉल्यूम अभी 1.5 साल से 1.5 साल से ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पहले सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ ना, तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले रिटर्न आते थे 2021-22 तक, जब तक ये आया 22 एंड तक, तब तक काफ़ी हाई था। रिटर्न अभी भी काफ़ी हाई है, बट अभी रिस्क भी उतना बढ़ गया है। जब पहले आप 5 रुपए खोने के डर से अगर आप 100 रुपए कमाते थे, तो अभी ऐसा है कि अभी 10 रुपए 15 रुपए खो के फिर आप 100 रुपए कमा सकते हो। तो सेलर के लिए भी ये ज़ीरो डीटी भले हमें सुनने में लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, बट वो उतना अच्छा था नहीं, जितना हमें बाहर से लग रहा है। कि हम यही देख के खुश हैं कि यार मेरा ठीक है 70% 80% बना या 50% बना या 30% बना। बट सामने जो रिस्क ले रहे थे वो उससे काफ़ी, वो भी एक्चुअली मल्टीफ़ोल्ड हो गया था ये पिछले 2 सालों में। अब उसके पहले का देखने जाए तो उसके पहले बैंक निफ्टी था और निफ्टी था। तो वो एक है कि बैंक निफ्टी होता तो बहुत अच्छा होता, बट अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। और सेल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो बायर भी ऐसा था कि हीरो ज़ीरो इतना खेलने लगे थे कि अब प्रोबेबिलिटी आप सोचिए कि आप ज़ीरो डीटी पे आप बाइंग कर रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये हीरो होगा, नहीं तो ज़ीरो ही हो जाता है वो सीधा। तो बायर के भी कहीं न कहीं पैसे बचेंगे और होपफुली सेलर के भी, जब इतनी, और अभी बेंचमार्क इंडेक्स में ही बोला है कि आप रख सकते हो। बेंचमार्क इंडेक्स, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जिसमें सबसे लार्जेस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारा हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उसको मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि एक इंडेक्स मिड कैप जैसे इंडेक्स को या कोई एक छोटे इंडेक्स को मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान भी हो, या कोई बड़ा प्लेयर आ गया तो वो थोड़ा हिल जाता हो, लीगल मतलब सब कुछ सही तरीके से, बट वो हिल जाता हो इंडेक्स, जिससे स्पाइक्स आती हो। वो निफ्टी में स्पाइक्स भी कम हो जाएँगी और मेरे हिसाब से तो स्मूथली पैसे बनेंगे। थोड़ा बहुत टाइम जाएगा इसमें। अब सब लोग बोल रहे हैं ना कि वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, पता है उससे क्या होगा? सबसे पहले तो सेलर थोड़े दूर हो जाएँगे, सोच में पड़ जाएँगे। हम्म। जब सेलर एक बार सोच में पड़ गए ना, बायर का हाथ कभी रुकता नहीं है। बायर को एक बार आदत है तो वो सोचेगा चल ट्राई तो मारता हूँ, इसमें तो अब ज़ीरो होगा नहीं, आज तो एक्सपायरी है नहीं, हफ्ते भर की एक्सपायरी है, मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा या पोज़ीशन ट्रू। शिफ्ट कर दूँगा। सेलर कम होंगे तो इन अ वे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि प्रीमियम्स थोड़े बढ़ जाएँगे। अगर प्रीमियम बढ़ रहे हैं और रेट चलो, जो लेट्स कम, सी हाउ बिल्कुल इसको। हाँ, इन अ वे इट इज़ गुड थिंग ओनली। Okay, now let me come to the last point, which is an increased tail risk coverage on expiry day. ये जो है, ये ऑब्वियसली इसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव फिर से यही है कि भाई मार्केट में वोलेटिलिटी को कम करना है और मार्केट में रिस्क को कम करना है। इसके ऊपर अगर आप ब्रीफली थोड़ा थोड़ा क्या पाएं, बिकॉज मुझे टाइम के साथ है, वी आर ऑलरेडी एट 4:47, सो इफ वी कैन हैव योर व्यू ऑन दिस लास्ट पॉइंट आल्सो, दैट विल बी हेल्पफुल। लेट मी स्टार्ट विद यू ठक्कर भाई। मुझे लगता है कि टेल पॉइंट्स है ना, जो मतलब कुछ बहुत, जो मार्जिन बढ़ाने वाली बात हो रही है उसपे भी सेम चीज़ होगी। बायर को तो उससे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बायर को तो वैसे भी बाइंग करना है, उसको तो नहीं बोल सकते कि तू ₹100 चीज़ खरीदने के लिए ₹150 रख। तो वो बायर को तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, सेलर इससे भी थोड़े कम ही हो जाएँगे, व्हिच इज़ गुड फॉर इंडस्ट्री। आरओआई थोड़ा कम होगा, वो तो कोई भी मैच्योर होता है मार्केट तो वो धीरे-धीरे कम होता जाता है, बट वो स्टेबिलिटी के साथ कम होता है। तो सेलर के लिए तो ये भी बढ़िया ही है, भले ही थोड़ा मार्जिन बड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल लोग कौन है जिन्होंने कुछ बहुत बड़े पैसे कमाए हैं हिस्ट्री में, अगर कमा लिए तो उनका आरओआई कम होगा, वो तो नॉन नेचुरल है, और हुआ तो ठीक है, अगर वो टिक पाएँगे तो
एटलीस्ट पैसे की स्टेबिलिटी तो आएगी, मतलब इनकम की स्टेबिलिटी तो आएगी उसमें। अंकुश भाई, आपको क्या कहना होगा इस पे? सर मेरे को तो मतलब मेरे लेवल पे या अपने लेवल पे ज्यादा हम लोग जीरो डीटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि ओवरऑल 40-50% हमारा एलोकेशन होता था, उसमें 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लेने का बोला है कि एक्स्ट्रा आई थिंक जो भी ये होगा उसका प्रावधान। 2। हाँ, सो ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा इसका असर पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीजों का। ठीक है, जो मार्जिन रख रहा है उसका 2% उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई 7% रख रहा है तो 9% रखेगा, 9 रख रहा है तो 12 रखेगा, 11-12% रखेगा, तो ज्यादा नहीं आएगा। बट यस, ओवरऑल काफी सारी चीजें तो टाइम से ही मुझे लग रहा है कि समझ में आएंगी। भाई उनको भी समझ में आएगा, सेबी को भी समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट आ रहा है चीजों का। और बट ये है कि हम लोग सारी चीजें अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें हो सकती है, बट एक्चुअल तो अपने को समझ में आएगा थोड़े दिन बाद ही, वो भी 1-2 महीने 3 महीने तो लगने ही वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा राकेश है, किस भाई, तरीके से आ रहा है। जैसे मैंने अंकुश जी की बात सुनी, मुझे ये लग रहा है कि भाई जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, धार्मिक भाई हैं, इवन अंकुश भाई भी हैं, ये जो 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 हर every penny matters to a professional trader. तो अगर cost of transaction is going to go up, or even if his capital requirement is going to go up, then obviously उसके जो overall returns हैं, because he obviously gets money at a cost, whether it's own money or it's a borrowed money or whatever it is, the money still has some cost. Right. And if your returns take a beating, then it does make a business case for somebody to kind of increase his exposure or get more money and do whatever to make sure that his overall returns don't come down. In some situations में आप कैसे अपने आप को navigate करोगे? सो ओवरऑल क्या होता है, देखो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है या समझो स्लिपेज बढ़ती है, बिड एंड आस्क बढ़ जाता है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो हर एक जन अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। क्योंकि जो जिसको बेस आरओआई चाहिए, वो अगर आरओआई नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देता है। तो काम करना बंद करेगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई, मार्केट बहुत ब्यूटीफुल अपरेटस है, और डिमांड सप्लाई कैसे भी मैनेज कर ही लेता है। तो जो एकदम फैन सीटर होते हैं, जो एकदम थिन आरओआई पे बैठे होते हैं, वो लोग निकल जाते हैं बाहर। वो बाहर निकलने तो ऑटोमेटिक बिडिंग आस्क बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिक आपका आरओआई इंप्रूव होता है। तो इनिशियली वही थोड़ा इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। और जब भी आरओआई कम होगा या कुछ भी होगा, तो लोग हायर कोट करना चालू कर देंगे, पर्टिकुलरली सेलर, कि मुझे ये भाव में नहीं परवड़ रहा है, मैं अभी तो ये भाव में बेचूंगा। तो हो सकता है ओवरऑल विक्स जो है वो बढ़े, और थोड़ा प्रीमियम भी बढ़े। और टेल रिस्क में मार्जिन इंक्रीज करना भी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद कोई इवेंट नहीं हो सकता। इवेंट तो हो ही सकता है। तो वहां 3 बजे के बाद क्या पूरा दिन का मार्जिन सब खाली होता है, तो सब लोग भर भर के 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा वाले ऑप्शन बहुत भर भर के लोग बेचते हैं। तो वहां कहीं समझो, फर्ज करो कि वही 3 और 3.5 दिन के बीच में अगर कुछ बड़ा इवेंट हो गया, जो हो ही सकता है, लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन हो ही सकता है, तो कोई इवेंट अपने को पूछ के तो होता नहीं है, तो वहां टेल रिस्क कम करने के लिए ये मेजर लिया गया है। तो वो अच्छा ही मेजर है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। Dharmik भाई, would you like to add something to this opinion of राकेश भाई? मैं सबसे पहले ना सब अटेंडीज से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आप लोग ट्रेडिंग बंद करोगे, या अगर लॉट साइज चेंज होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। पहली बात तो अगर लॉट साइज चेंज होती है तो उससे आपको कुछ इफेक्ट आएगा। आप अगर इसमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं वो बताए कि जो एक लॉट से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। प्रोबेबली आप कुछ भी क्वांटिटी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ इससे हमें फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि हम ऐसा है ना कि हम 5 लोग की डिस्कशन करते रहेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो वी वांट यू टू गिव इनपुट कि हाँ, आप लोग क्या करने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि एक लॉट में तो बहुत ज़्यादा लोग काम करते होंगे। आप देखोगे तो भी सबका जो रिप्लाई भी आ रहा है, सब ज़्यादा ही 4 लॉट, 4 लॉट, 5 10 भाई, 4 लॉट, 5 लॉट, 200 लॉट के जवाब आ रहे हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं 1000 लॉट पड़ता है। क्या है? एक जन ने 10,000 लॉट लिख तो एक दिए तो भैया। तो इसमें ऐसा है कि वो 5000 लॉट के बदले 500 लॉट मारेंगे, 100 के बदले 50 लॉट मारेंगे। तो इससे हमें बड़े लेवल पे अगर आप देखने जाओ ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे ना, मैं अगेन बार-बार उसी पे आ जाता हूँ, ऑटो वाले का भी आप फ़ोटो देखोगे ना, कभी वायरल होते हैं ऐसे कि ये ज़ोमैटो वाला कर रहा है ऑटो, उसकी भी 1 लॉट नहीं होता है। 1 लॉट वाले बहुत कम लोग हैं, हम जितना सोच रहे हैं उतने हैं नहीं उतने लोग। और अगर है, तो ठीक है, वो आप तो सेबी ने जो सर्वे किया था, उसमें जो रिसर्च आया था, उसमें देखोगे तो सबसे कम क्वांटिटी वाले का सबसे ज़्यादा लॉस है। तो अच्छा है ना, अगर वो ना कर पाए तो क्या प्रॉब्लम है? टीओ तो हमारा सही दर्द बोल। है, के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। कुछ चलने वाला है नहीं अपना, तो जो है एक्सेप्ट करो, पता नहीं
ठीक है, पर एक्सचेंज ने सपोर्ट किया है तो somehow गजेंद्र जी, आपने नोट किया बैंक निफ्टी के जाने से काफी लोग दुखी है, मतलब ऑडियंस भी वो तो दुखी हर है, कोई है। प्रोफेशनल्स भी दुखी है, सारे लोग दुखी है। हैशटैग बैंक निफ्टी चाहिए करोगे तो भर जाएगा पूरा, सबको चाहिए बैंक निफ्टी। उसी अंकुश के भाई, आप कुछ सबको ऐड करना सब चाहेंगे? हाँ, तो सबको चाहिए बैंक निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी को डिसकंटिन्यू किया क्योंकि उनको पता है कि सीधा सीधा हमारा कंट्रोल होने वाला है। क्योंकि मैं जितने प्लेयर्स को जानता हूँ, खासकर जितने लोगों ने रिटेलर्स ने लॉस किया है, वो निफ्टी पे नहीं किया है, उन्होंने बैंक निफ्टी पे ही पैसे लॉस किए जाता था। तो मेरे को लगता है ये भी डेटा अल्टीमेटली तो जीरो सम गेम है। अगर प्रोफेशनल्स और प्रॉप ट्रेडर कमा रहे हैं तो कहीं से तो कमा रहे हैं ना। जीरो सम कोई गेम तो है, पर लॉस कर सब रहा है। निगेटिव सम गेम ज्यादा है। पर थोड़ा सा एक चीज है, इतनी सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि मैक्सिमम पैसा जो लॉस हुआ है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेबी फीस, ये सब में भी गया है। आई नो आई नो। तो यार तो ये उस बात, पे ये पेन पॉइंट और इस पे कोई सोच ही नहीं रहा है। कोई किसी ने अभी तक किसी ने डिस्कशन ही नहीं किया है। True. और मेरे को लगता है कि भाई नहीं, पेपर में ही लिखा है कि 1/3 ऑफ द ऑल द लॉसेस आर बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। यस, तो मैं कई लोग इतने बेशर्म है ना। सो ये इस पे डिस्कशन नहीं, एक्चुअल में उनका वो है ही नहीं कि डिस्कशन हो, पर हाँ कहीं ना कहीं ये चीज पे एटलीस्ट डिस्कशन होना चाहिए। यस बॉस, ये भी आई हाई थिंक है। ये पहला सोर्स ऑफ इनकम है जहां गवर्नमेंट को दुख हो रहा है कि ये सोर्स से मुझे ज्यादा इनकम क्यों हो रहा है, कम होना चाहिए। हाँ, आई थिंक उस सोर्स की इनकम तो कम हो ही जाएगी अगर वॉल्यूम में ड्रॉप आता है। आई डोंट नो, डेफिनेटली। जैसे अभी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि आई थिंक वी शुड हमें नाउ, पता नहीं है कि कैसे होने वाला है। गजेंद्र, आई थिंक वी शुड नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि Yes, yes. काफी कम So टाइम I बचा thought है। people who've been writing on the chat, maybe they would ask certain questions and we'll be happy to take those questions. आप सबसे अनुरोध है कि कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी बात जो हमारे पैनलिस्ट ने कवर नहीं की हो और आपको लगता हो कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, यही टाइम है, आप बताइए, विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। किसी ने मैसेज किया, कैन वी एक्सपेक्ट 3 एक्सपायरीज अ वीक? तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 2 ही पॉसिबल नहीं। एक्सपायरीज। सेबी के चेयरपर्सन आए ना विल तब देयर से बी मोर एक्सचेंज इन? अच्छा, एक गुड न्यूज ये भी है कि एनएससी में है ना अभी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम वॉल्यूम है, बट अभी वो लोग ने हर ब्रोकर में धीरे धीरे करके ला रहा है। अगर उसमें वॉल्यूम आ गया ना तो हम सब वो भी देखना चालू तो करेंगे। बात तो वही हुई ना, अगर आपको सट्टा कम करना है तो फिर सट्टा भी वहां, वो भी तो सट्टा ही है। करेंगे हम सर। सेंसेक्स में डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, सेंसेक्स में कैलकुलेटिव डेली सट्टा करके फिर सब चलता है। और सेंसेक्स का वॉल्यूम बढ़ने का कारण भी है क्योंकि अगर आपके पास 2 ही एक्सपायरी है वीक में तो आप आधा आधा तो फंड डिवाइड करेंगे, और उसका उसका इम्पैक्ट बीएससी के शेयर प्राइस पे भी देखा गया। तो जब ये यस, अनाउंसमेंट हुआ तभी बीएससी का शेयर प्राइस काफी बढ़ गया उसके बाद। या हाउ टू डेफिनेटली। अभी जो निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स की थर्सडे और फ्राइडे एक्सपायरी है ना, प्रोबेबिलिटी है, अभी तो प्रोबेबिलिटी की न्यूज़ चल रहा है कि सेंसेक्स का शायद ट्यूसडे को एक्सपायरी आ सकता है, तो अगर वो आ जाए तब भी अच्छा है। हमारे ऑडियंस है ना काफी इनोवेटिव है, किसी ने इनोवेशन किया है 1 मंथली एक्सपायरी एवरी वीक। तो आपको हर वीक में ये सब इनोवेशन रेगुलेटर को पता है, और अगर वो उनको करना ही होता तो फिर यही क्यों रिवर्स करते। उनको नहीं करना है इसीलिए तो ये सब रिवर्स करा है। प्रीमियम ज्यादा होगा क्या बैंक निफ्टी का? अंकुश, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ेगा क्या? बैंक निफ्टी का देखो, ओवरऑल ऑप्शन का प्रीमियम होता है डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है? तो और सप्लाई मेनली कौन करता है? धार्मिक भाई जैसे बड़े प्लेयर्स शॉर्ट कर करके उसका डिमांड को फुलफिल करते हैं। अपन धार्मिक तो को ही पूछे कि आप बेचना कम करेंगे क्या धार्मिक, हाँ। तो ही प्रीमियम बढ़ेगा? नहीं बताऊंगा। है? बैंक निफ्टी वीकली ला लो यार, देखो सब बोल रहे हैं कुछ कर, सबकी भी वही पे अटक गई है इंक्लूडिंग मेरी। बैंक निफ्टी सब बीएससी क्या इतना वॉल्यूम हैंडल कर पाएगा? तो बीएससी भाई बहुत पुराना है, बीएससी अभी अभी, एनएससी तो नया नया है, तो मेरे को लगता है कि वैसा कोई इशू नहीं आने वाला है बीएससी के साथ। देखो, मुझे ऐसा लगता है, देखो दिस कैन बी टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। काफी लोग पोजिशनल को इग्नोर कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल कम्युनिटी में भी काफी इंट्राडे काम ज्यादा हो रहा है। पोजिशनल में भी इतना पैसा है, ऐसा नहीं है कि खाली इंट्राडे में पैसा है। पोजिशनल में काफी एडजस्टमेंट का स्कोप है, आपके पास टाइम रहता है, एंड आप आराम से सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे प्रोफेशनल अपने को भी इंट्राडे से थोड़ा डाइवर्ट करके थोड़ा पोजिशनल की तरफ जाना पड़ेगा, और पोजिशनल में जाना इतना खराब नहीं है मेरे हिसाब से।
कि आप और मेरे को एक ये भी चीज लगता है, तो धार्मिक भाई और राकेश भाई भी ये चीज को बता सकते हैं कि मेरे को लगता है कि जो स्टॉक्स है और स्टॉक्स ऑप्शंस है उसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए या होगा, कहीं ना कहीं इसका तो इम्पैक्ट बिल्कुल स्टॉक्स पे काफी आएगा। लोग इक्विटी की तरफ जाएंगे, काफी लोग स्टॉक हाँ। ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और स्टॉक ऑप्शन और इंडाइसिस ऑप्शन का रेशियो बहुत खराब है, मतलब स्टॉक्स में हम्म। इतना वॉल्यूम है ही नहीं। तो रेगुलेटर शायद वहां डिस्करेज नहीं करेगा आपको पार्टिसिपेट करने, वहां बल्कि हमारे एक पार्टिसिपेट। व्यूअर का क्वेश्चन भी सेम ही है अभी कि इन दिस कंडीशन इज इट एडवाइजेबल टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस? जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, वो तो बताते हैं बहुत सुकून वाला बिजनेस है, इतना मतलब जीरो डीटी में जितना ब्लड प्रेशर हाई होता है उतना नहीं है। एडजस्टमेंट को काफी, क्योंकि वो मंथली ऑप्शन होते हैं सबसे पहला, और काफी एडजस्टमेंट को टाइम होता है, और उसमें काफी वेराइटीज है ना, मोर देन 200 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है आपको फ्यूचर्स में। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान है तो आप डायरेक्शनल भी खेल सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी हम्म। खेल सकते हैं। और साल में 4 बार तो रिजल्ट सीजन आता है। अभी जैसे रिजल्ट सीजन चालू है तो वहाँ प्रीमियम भी स्पाइक होते हैं, तो वहां भी कमाने का मौका काफी अच्छा होता है लोगों को। तो जो ऑप्शन का काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन का, उनका तो कहना यही है कि भाई स्टॉक ऑप्शन तो सुकून का बिजनेस है कंपेरेटिवली। यार एक बात है ना और बताऊंगा, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में कोई भी सोच रहे हो ना, तो अगर कोई अल्गो वाला है या एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग करता है या एग्जीक्यूशन अल्गोस यूज करता है, सबसे पहले वो देखना। उसको पहले एक फिल्टर लगाना है। एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे ना तो हाईली मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक ऑप्शन लिक्विड लिक्विड सर्च। लिक्विड लिक्विड 40 ऐसा कुछ तो भी है। हाँ हाँ, तो वो फिल्टर कर लेना, उसमें से जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना जो टॉप वाले, सबसे पहले उसी में ट्रेड करना। पहले उसमें करोगे तो सेफ रहोगे। या बाय सेल बिडास देख के फिर उसके अंदर कोई भी ऑप्शंस में ऐसा ना हो कि आपको मौका मिला, पैसा भी मिल रहा है, बट बायर सेलर बहुत दूर खड़ा है। तो लिक्विडिटी देख के फिर उसके अंदर फिर घुसना, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में घुस रहे हो तो। मेरे को भी लगता है 15-20 जो स्टॉक्स होंगे ना उसमें अच्छा काम होगा डेफिनेटली। जो टॉप के 15-20 स्टॉक्स का आप बास्केट बनाइए, उस पर डेली अपॉर्चुनिटी खोजिए। अगर रिटेलर है तो थोड़ा सा सेटअप बनाइए और बाइंग पे फोकस करिए स्टॉक्स पे, तो इजी पीसफुल लाइफ हो सकती है आपकी। बैंक निफ्टी से तो बेटर है, बैंक बैंक निफ्टी ज्यादा हीरो जीरो। मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल इससे काफी बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि देखो हर कॉइन के दो पार्ट है। एक पार्ट तो हम लोगों ने पूरे 1 घंटे डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट ये है कि इक्विटी जो इन्वेस्टिंग है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक हेल्प होने वाली है। जो लोग 10,000 20,000 रुपए सोचते थे इसका क्या पैसा लगाएंगे, हीरो जीरो प्ले करेंगे, मेरे को लगता है वो पैसा जाके इक्विटी में होगा, म्यूचुअल फंड में होगा। और साथ में स्टॉक्स ऑप्शन में भी मेरे को लगता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑलमोस्ट, मैं तो 15-16 साल से मार्केट देख रहा हूँ। तो 1 साल 2 साल में जो रेगुलेटर के टाइप के तरफ से इतने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, मेरे को लगता नहीं कि मैंने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पिछले 10 12 15 साल में सुने भी होंगे। तो वॉल्यूम भी वैसे इंक्रीज हुए, 88% से 92% 93% में तो आ ही गए हम लोग एज पर डेटा। तो ये सारी चीजें हैं। I think we had a very informative and very engaging discussion हमारे guests के साथ। जितना मैं सम अप ये करना चाहूंगा, देखो सबसे पहली बात ये है, जैसे अभी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इंडिया टुडे इज बीइंग मेंशन्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से वी द कैपिटल मार्केट इन इंडिया बिकम द ग्लोबल हेडलाइंस फॉर रॉन्ग रीजंस। तो मुझे यस लगता यस। है कहीं ना कहीं एक वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है सेबी का कि भाई उसको हम किस तरह से अपनी जो रेपुटेशन जो हमने बनाई है उस रेपुटेशन को हम सस्टेन कर पाए। तो हमें उस स्टैंड पॉइंट से भी पूरी चीजों को देखना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बात भी तय है, अगर हम डिस्कशन सुने तो बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे भी हमने खुद ही जिक्र किया अपनी डिस्कशन में, कि जिनकी जो ऑप्शंस जैसे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को लेके इतने क्वालिफाइड नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर अवेलेबल टू यू फॉर 3,000 रुपए का 10,000 बन जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो वो सब मेंटालिटी से अगर लोग काम करेंगे तो द वेरी पर्पस ऑफ ऑप्शंस बीइंग देयर गेट्स डिफीटेड। एंड थर्ड आई थिंक वुड बी, आई थिंक जैसे अंकुश भाई ने कहा, इट कुड टर्न आउट टू बी, और एवरीबॉडी कंकर्ड विद दैट ओपिनियन, इज दैट इट कुड टर्न आउट टू बी अ बून इन डिस्गाइज। बिकॉज अब हमारा ध्यान जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सब से जो जो टेंशन देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनसे हटके अगर अगर स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जाए और स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ जाए, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट इन दिस कंट्री। तो आई थिंक
अगर मेरे तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं अगर मेरी बात से सहमत है तो दे मे गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन दिस एंड देन वी थैंक यू एंड थैंक आवर ऑडियंस एंड देन कंक्लूड दिस सेशन। जैसे आपने बोला कि देखो वी हैव वर्कड सो ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग रेगुलेटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंड ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस हैव वर्कड सो हार्ड टू अर्न दिस रेपुटेशन of having one of the best regulated market in the world, most vibrant, regulated, most traded. तो वो अपने को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि फॉर रॉन्ग रीजंस, जैसे एक्स्ट्रा लेवरेज ले लिया, सिस्टमैटिक कोई इश्यू आ गया, या वी डोंट वांट टू बी इन द हेडलाइन फॉर रॉन्ग रीजंस। तो रेगुलेटर जो दिशा में जा रहा है हमें तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो रिस्क बढ़ रहा था कि मार्जिन कुछ ज्यादा ही डिप्लॉय होने लगा था। तो थोड़ा मार्जिन अगर कम डिप्लॉय होता है तो मार्केट भी हेल्दी हो जाएगा। और शायद मुझे लग रहा है कि प्रीमियम जो वॉलेटिलिटी रियलाइज वॉल बहुत ज्यादा है और इम्प्लाइड वॉल बहुत कम है, तो वो कहीं ना कहीं वो गैप भी ठीक हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर है उसको हो सकता है कि बेटर आरओआई भी आ सकता है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और वी डोंट वांट टू बी इन द हेडलाइन फॉर द रॉन्ग रीजंस। तो एवरीथिंग इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ही है। धार्मिक भाई, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। या मुझे लगता है कि जो स्पाइक्स है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अभी जीरो डीटी में क्या हो रहा है कि सब लोग ऑप्शंस बेच बेच के बैठे हैं, तो बड़े प्लेयर्स को इसमें मौका मिल जाता है कि स्पाइक लाओ, पैसे बनाओ। अब उसको कुछ भी नाम दे दो, उसको कास्केडिंग दे दो, एचएफटी दे दो, ऑर्डर्स देख के, पेंडिंग ऑर्डर्स देख के उसने सबके एसएल उठाए बोल दो, अलग अलग कोई भी नाम बोल सकते हो। तो गेंशिट बोल दो। हाँ, ये चीज़ कम हो जाएगी, तो इससे स्पाइक्स तो कम होगी, ट्रेंडिंग मार्केट आना शुरू होगा। और इंडेक्स ही है, तो इंडेक्स में ट्रेंड आना बहुत अच्छी बात है। मतलब ग्रोथ स्टोरी एक्चुअली वहीं से शुरू होती है। तो जिसने भी जितना भी हो सके इन्वेस्ट करना ही चालू करो। सेबी भी यही चाहती है, चाहता तो मैं भी यही हूँ। बस मेरा हम सबका गोल बड़ा होता है कि हम इतने पैसे बना के फिर इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। मे बी थोड़ा-थोड़ा शुरू करने का टाइम आ गया है कि धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और फिर उसको बढ़ा ले जाएँ। अंकुश भाई, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर मेरा तो यही है, ओवरऑल मेरे को ये समझ में आया कि आप तो आपदा आई है उसमें अवसर देखिए क्या अवसर मिलने वाले हम लोग को। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेडिंग पे जो इतना ज्यादा हो गया था ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया कि थोड़ा सा हमको शिफ्ट होना चाहिए इन्वेस्टिंग में, जो कि एक सेबी का एक सिंपल यही रूल है भाई, कि एक मोटो भी यही है, इतना सारा चीज है, इतना सारा एक्टिविटी करने का। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, एज अ ट्रेडर भी मिलेगी, एज अ इन्वेस्टर्स भी मिलेगी, वॉल्यूम्स भी मार्केट में अच्छे आएंगे। ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में मैं अगेन बोलूंगा कि थोड़ा सा लोगों को पे ध्यान देना चालू करना चाहिए, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और इसके साथ कंक्लूड करता हूँ सर, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you audience for being such a nice audiences. राकेश भाई, धार्मिक भाई, अंकुश भाई, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एनलाइटनिंग सेशन दिया और हमको अपने पर्सपेक्टिव से आई वुड से ज्ञान दिया, हमें अपने पर्सपेक्टिव से अवगत कराया। आई थिंक आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट शेयर इंडिया एंड यूटेड एल्गोस आपका आभारी है और हम आपसे आगे भी कनेक्ट करते रहेंगे और आपसे आपके विजडम का, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट का बेनिफिट लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विद दिस वी वांट टू कंक्लूड दिस सेशन। Thank you once again everyone, and we look forward to kind of being with you in a very short span going forward, because we at Share India United Algos continue to get engaged, get indulged in the educational and awareness programs, and this was one more step in that direction, and we look forward to your continuous participation. Thank you very much and namaskar. थैंक यू, Thank you. नमस्कार, थैंक Thank यू, you. थैंक यू। Thank you. थैंक